वीडियोस ऑन कर लो। फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो सम नंबर 21। आज खत्म करना है, ठीक है, कंसाइनमेंट। कल आई विल स्टार्ट विद शेयर्स। सैटरडे इज योर टेस्ट। 31st March 2012, 21st problem. 31st March 2012. Pay attention. Ramji Dayalji P Private Limited, a trading organization, owned inventory costing rupees 3 lakh, of which inventory valued rupees 1 lakh was with the consignee. Now this particular sum 21st will give you exact पूरा picture. अगर ये सम में सब कुछ पूछ लिया है, ओके, प्रैक्टिकल पूरा जो होता है एक्चुअल वैसा ही सम है। उसमें हम लोग कंसाइनर भी है, हम लोग कंसाइनी भी हैं, और हम लोग अपना भी बिजनेस कर रहे हैं जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, नॉर्मल बिजनेस में होता है। तो पूरा क्लियर पिक्चर दे देगा ये सम। On 31st March 2012, Ramji Dayalji Private Limited, a trading organization, owned inventory costing rupees 3 lakhs, of which inventory valued rupees 1 lakh was with consignees. इसका मतलब क्या? ये 1/4/12 को 31st March 12 मतलब 1/4/12 बिगिनिंग ऑफ द ईयर के डेट पे 3 लाख का स्टॉक था, जिसमें से 2 लाख अपने पास था, 1 लाख वॉज विथ कंसाइनी। उसका भी ओनर कौन है? हम ही है, राइट। तो कंटिन्यूइंग ईयर है, उसमें 2 लाख का स्टॉक अपना लोकल बिजनेस में पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, और 1 लाख का स्टॉक अपना कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, वो भी अपना ही है। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखेगा जो 1 लाख का कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक करके बंद किया था कंसाइनमेंट, और फिर वो स्टॉक एसेट में चला गया, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वही क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑन द कंसाइनमेंट डेबिट साइड। जैसे आपका लोकल बिजनेस का स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में दिखता है, वैसे कंसाइनमेंट का स्टॉक कंसाइनमेंट डेबिट साइड दिख जाता है। During the year ended 31st March 12, Ramji Dayalji Limited did the following: purchase inventory worth 50 lakhs, of which 80% was dispatched to its consignees, the transportation cost being 5% of the value of goods sent. 50 लाख का स्टॉक्स खरीदा खुद ने, उसमें से 40 लाख 80% सेंड कर दिया कंसाइनमेंट पे। 10 लाख कहाँ गया? 20 लाख का खुद का परचेज, लोकल परचेज में है वो, बाकी 40 लाख वो कंसाइनमेंट में भेज दिया है, उसका एक्सपेंस पे किया है। रिसीव्ड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल्स इन्वेंट्री ऑफ 150 lakhs। रिसीव्ड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल्स मतलब कंसाइनी, हमें कंसाइन हुआ है। हम लोग कंसाइन नहीं है और अपने को स्टॉक मिला, क्या हम उसकी कोई एंट्री करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो कंसाइन नहीं है, वो तो स्टॉक भेज रहा है, भेजो बिंदास भेजो। और 1 लाख का स्टॉक भी है उसका, ये 1 लाख का स्टॉक नहीं है, 1 लाख का अपना स्टॉक पड़ा हुआ है कंसाइनिंग के पास, उसका कोई ओपनिंग स्टॉक अपने पास नहीं था। 150 लाख का गुड्स अपने को मिला कंसाइनर्स से। सोल्ड 90% of own goods received and lying with itself at 20% margin on sales। 90% ऑफ द जो अपने लोकल वाले थे वो हमने सेल किया हुआ है एट 20% मार्जिन ऑन सेल्स, म्हणजे 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, कॉस्ट पे नहीं है, ये लोकल सेल्स है अपना। सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स 95% of the goods available at 120% of the value thereof, Ramji Dayalji is entitled to a commission of 10% of such sales। ये कौन से सेल्स का बात कर रहा है? 95%। कंसाइन अपने को कंसाइन अपने को जो कंसाइन हुआ था ना 150 lakhs, 1.5 करोड़,
वो 1.5 CR का 95% गुड्स हमने 120% वैल्यू पे सेल किया हुआ है, ठीक है। वहां पे हम लोग कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। और उसके बाद दिया हुआ है उन गुड्स पे वी आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सच सेल्स। वो अपने को मिलेगा, वो अपना कमीशन इनकम है। और अपने को दिया है कि कंसाइनीज सोल्ड 125% ऑफ देयर पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट, कंसाइनी स्पेंडिंग nil 95% of such goods available to them and were entitled to a commission of 10% on such sales. ये कौन से सेल्स है? कंसाइनी सोल्ड 125% ऑफ देयर पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट। हम लोग ने जो कंसाइन किया था, तो हम लोगों ने कंसाइन किया हुआ है वो गुड्स कंसाइनी ने सेल कर दिया है एट 125% ऑफ द लैंडेड कॉस्ट। जो गुड्स हमने भेजे थे उसको 125% पे बेच दिया। कितने बेचे? 95% गुड्स बेचे। कंसाइनी का एक्सपेंस 0 था, nil था ऑन दोज गुड्स, एंड कमीशन उनका 10% है जो हमें देना पड़ेगा अपने कंसाइनी को। required to work the various figures and prepare a revenue statement. Revenue मतलब your trading P&L for the year ended 31st March 12. Okay. तो हम लोग को खाली रेवेन्यू पूछा तो हम लोग सब कुछ कर देते हैं पहले। विल मेक अ कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट, जो हम नॉर्मली करते हैं। फिर व्हेन वी आर कंसाइनी वी विल मेक दैट कंसाइनर्स अकाउंट एंड विल मेक आवर ट्रेडिंग एंड P&L. सो ड्रॉ करते जाओ। टोटली 5 अकाउंट्स, या 5 अकाउंट्स विल हैव द बुक्स ऑफ कंसाइनर। गुड्स एंड ऑन सेल और रिटर्न नहीं बना रहा हूँ, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा है। अब नॉर्मल लॉस भी कुछ नहीं है सब में। तो बेसिकली 5 अकाउंट्स विच आर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। एक आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। दूसरा कंसाइनीज अकाउंट, ये दो तब बनेंगे जब हम कंसाइनर हैं। तीसरा हम जब कंसाइन नहीं होते हैं तब वी मेक कंसाइनर्स अकाउंट, ये कंसाइनर्स अकाउंट। चौथा और पांचवा अपना छोटा सा लोकल सेल के लिए ट्रेडिंग एंड P&L विच इज अल्टीमेटली अवर रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। अभी आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट है नहीं, कंपनी के अंदर है। तो यहाँ पर खाली ट्रेडिंग एंड P&L। 5 accounts in all in the books of Ramji Dayalji. This is consignment account and this is consignee कौन है तो नाम नहीं दिया तो consignee account। Then हम लोग कंसाइनी भी हैं ये सब में, तो कंसाइनर अकाउंट, अपने कंसाइनर के भी नाम नहीं दिए हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन अपना P&L अकाउंट जहां से अपने को अल्टीमेट प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। 5 लेजर अकाउंट्स, सर वो लोकल सेल्स अकाउंट नहीं आएगा? लोकल से मतलब ट्रेडिंग हो गया ना, लोकल परचेज, लोकल सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनता है, फिर सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग। Okay. So let's start with the opening stock first. We have 2 opening stocks, 3 lakh rupees of total opening stock. Out of that, ये क्या होंगे? 3 लाख के ओपनिंग स्टॉक, ये प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक होंगे। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जब बनाई होगी उसमें 2 स्टॉक्स दिख रहे होंगे आपको। 2 लाख रुपीज अपना ओन स्टॉक एंड 1 लाख रुपीज स्टॉक विद कंसाइनी। तो ये इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे ना। तो जो अपने पास पड़ा हुआ अपने गोडाउन में अपना स्टॉक, वो कहाँ दिखेगा ओपनिंग स्टॉक बन के? ट्रेडिंग ट्रेडिंग में दिखेगा, ट्रेडिंग में दिखेगा।
सो ट्रेडिंग में दिखा दो 2 ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस शीट से डायरेक्टली ट्रेडिंग में चला जाएगा ये। और सॉरी, जो अपना कंजाइनी के पास पड़ा हुआ स्टॉक है वो कहाँ दिखेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड दिखेगा ना। सो 2 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जैसे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट करके बंद कर देते ना, ऐसे 2 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट करके ओपन करने का। सॉरी, सो दिस इज हाउ मच? 1 लाख रुपीस। फिजिकली कुछ उसके पास है, बुक में अपने को बिलोंग करता है, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना, ओपनिंग स्टॉक में कंसाइनमेंट डेबिट। अच्छा मुझे सोच के बताओ, ये 1 लाख के अंदर खाली ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स है कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस भी पड़े हुए हैं? एक्सपेंस भी पड़े हुए हैं। वैसे ही तो वैल्यू करते हो आप स्टॉक, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। देन एक एक स्टेप पे क्रैक करते जाते हैं उसको आराम से, कुछ है नहीं सम एक्चुअली डिफिकल्ट, खाली कैलकुलेशंस हैं। Purchased inventory worth 50 lakhs, out of which 80% was dispatched to its consignees. Transportation cost was 5% of the value sent. पहले तो 50 लाख के गुड्स खरीदे, ये आपने खरीदे हैं पहले टोटल गुड्स, इसका एंट्री क्या होगा? ये कहाँ दिखना चाहिए आपको? परचेज ट्रेडिंग। परचेजेस। ये ट्रेडिंग में दिखना चाहिए एज 2 परचेजेस, ये ट्रेडिंग में दिखना चाहिए एज 2 परचेजेस। ये आपका 50 लाख रुपीस पूरा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। याद है आपको बताया था पूरा परचेज पहले ट्रेडिंग में होता है। एक एग्जांपल भी हमने किया था वो साड़ी वाला, 10,000 साड़ी, 5,000 साड़ी, ओके। पूरा 50 लाख पहले ट्रेडिंग में परचेज कर लिया, उसमें से आप रिमूव कर दोगे कंसाइनमेंट में भेजने के लिए 80%। तो याद है वो छोटा सा इंटरमीडिएट अकाउंट GSOC, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जो ट्रेडिंग क्रेडिट करता है और कंसाइनमेंट को डेबिट कर देता है। यहीं पर अभी दिखा सकते हो, एक्चुअली ईयर एंड पे साथ में दिखता है वो, ठीक है अभी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी आपकी? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 80%, 80% ऑफ व्हाट? 50 लाख, विच शुड बी 40 लाख। एंड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कंसाइनमेंट अकाउंट में हो जाएगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 40 लाख। ये एंट्री समझ आई आपको? क्या किया मैंने? ट्रेडिंग में से कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, मतलब अभी ट्रेडिंग में नेट खर्चा कितना है गुड्स का? 12 lakhs. 12 lakhs, 10 lakh of purchase plus 2 lakh of original opening stock is last year का prepaid expense in short. Opening stock is last year का prepaid expense. So we added up to this year's expense and my total expense is 12 lakh locally. Got this point, all of you? And then send करने के बाद क्या दिया है? Received from the principal inventory worth 150 lakhs. Are we supposed to do any entry for this? No. ये तो प्रिंसिपल ना, मतलब हमारे प्रिंसिपल ने अपने को भेजा है 150 लाख का गुड्स, अपने को थोड़ी कुछ एंट्री करना, हम थोड़ी ओनर है उसके, हम थोड़ी परचेज की एंट्री करेंगे, हम तो खाली बेचने का काम करेंगे, कमीशन और एक्सपेंस काट लेंगे, सिंपल एज दैट। सो वो एंट्री हमारे बुक में नहीं आएगी। अच्छा एक और आइटम, क्या वो प्रिंसिपल का कोई ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास यहाँ पे? 10 प्रिंसिपल का, lakhs का। 10 lakhs का। प्रिंसिपल का हाँ उसने बोला ना 10 lakhs पड़ा है हमारे पास। सेकेंड लाइन में है। received from principal's inventory of 150 lakhs। के ऊपर से सर ऊपर फर्स्ट second line पे। फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लाइन में लिखा है ना। अच्छा हाँ हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लाइन, आई मिस दैट, सॉरी। It also had in its possession inventory value 10 lakh belonging to its own principal. Yes, तो वो उनका पड़ा हुआ है अपने पास। ओके, उसका कोई एंट्री करना है अपने को? उसका भी कुछ नहीं करने का है। तो टोटल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है अपने पास? 160 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है उनका अपने पास, बराबर है। कोई एंट्री नहीं करेंगे जब तक बेचेंगे नहीं। जब हम कंसाइन नहीं है तब क्या करना है? बेचना है, एक्सपेंस काटना है, रेमिट करना है, सेल करना है, बस। सेल, एक्सपेंस, कमीशन एंड रेमिटेंस, ये 4 आइटम्स होने वाले।
then sold 90% of own goods received and lying with itself at 20% margin on sales. Sold 90% of own goods received and lying with itself. Own goods मतलब किसका बात कर रहा है ये? ट्रेडिंग अकाउंट वाले गुड्स का बात कर रहा है, राइट? 90% इसमें से गुड्स सर आपने इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ इसमें? सेल्फ मतलब अपने पास पड़ा हुआ ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड करो उसमें, लाइंग विथ इटसेल्फ, समझा ना? अपना स्टॉक कंजाइनी के पास पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल वाला स्टॉक का बात नहीं कर रहा है, ओन गुड्स का बात कर रहा है. ओन गुड्स मतलब हमने जो खरीदा, हम जिसके ओनर है, तो ओन गुड्स लाइंग विथ 10 इटसेल्फ lakhs आएगा ना? at 20% मार्जिन ऑन सेल्स. तो 12 लाख का कॉस्ट का गुड्स आप सेल कर रहे हो ना यहाँ पे. आर यू गेटिंग दैट? तो सेल अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, लोकल सेल. लोकल सेल्स कितना होगा आपका? 12 लाख का कॉस्ट है, ये समझ में आया आपको? 10 लाख पड़ा खरीदा हुआ गुड्स और 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक. 90% 90% सेल कर रहा है. हाँ हाँ, तो अभी 12 लाख का यू आर सेलिंग 90% ऑफ ओन गुड्स. तो एट व्हाट प्राइस? एट 20% मार्जिन ऑन सेल्स. तो प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स. ऑन कॉस्ट, अरे मार्जिन ऑन ऑन सेल्स, सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स है. तो अगर सेल्स 100 रुपया तो कॉस्ट 80 रुपया हुआ, एंड 90% बेचा है, तो 90% कितना होता है 12 लाख का? 90% 10 10 लाख. लाख 80, मतलब 10,80,000 के कॉस्ट का गुड्स उसने कितने में बेचा? क्रॉस मल्टीप्लाई 10 लाख 35 80 इंटू 100 अपॉन 80 कितना? 1,35,000 मतलब 13,50,000. 13,50,000. 13,50,000. डिड यू गेट दिस कैलकुलेशन? 12 लाख के गुड्स में से 90% मतलब 10,80,000 के गुड्स क्या प्राइस पे बेचे? 20% मार्जिन ऑन सेल्स. मार्जिन ऑन सेल्स मतलब सेल्स का प्रॉफिट. प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, नॉट ऑन कॉस्ट. सो 13,50,000 आपका सेल वैल्यू हो गया इसमें. अब ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये सेल्स की एंट्री कहाँ जाएगी? ये आपका लोकल सेल्स है ना. दिस विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? ट्रेडिंग क्रेडिट. बाय सेल्स 13,50,000. 90% बेच दिया है, मतलब अभी भी 10% किधर बचा हुआ है? ट्रेडिंग में. ट्रेडिंग में, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, राइट? Did you understand this part? Local sales वाला all of you. 90% of the goods बेचा. 90% मतलब किसका? 90% लोकल. लोकल कितना था? 12 लाख. 12 कैसे? 2 of opening plus 10 of purchase. So उसका 90% और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, got our local sales. Then sold on behalf of the principals, 95% of the goods available at 120% of sales value thereof. अब ये कौन सा सेल है? ये हम लोग जब कंजाइनर थे उसका है कि कंजाइनी थे उसका है? कौन से सेल का बात? हम लोग जब कंजाइनी है उसका सेल का बात कर रहे हैं ना हम लोग. तो वर्किंग नोट 2 में एज अ कंजाइनी, हम लोग ने कितना सेल किया हुआ है? 95% ऑफ द गुड्स अवेलेबल. तो पहले तो टोटल गुड्स कितना था अपने पास? 160 लाख था, उसका 95%. तो सोल्ड 95% which is equal to 95% of 160 lakhs, which is how much? 152 lakhs आना चाहिए, राइट? 152 लाख के कॉस्ट का गुड्स हमने सेल किया है. इतना कॉस्ट प्राइस अपने को दिया था उसने. अभी वो उसका आईपीओ कॉस्ट हो, क्या फर्क पड़ा? अपने लिए तो इतने में पड़ा है. अब ये गुड्स आपने क्या प्राइस पे सेल किए हैं? एट 120% ऑफ द वैल्यू देयर ऑफ. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट किस पे है? कॉस्ट पे है कि सेलिंग प्राइस पे? यहाँ पे कॉस्ट पे है. तो 120% ऑफ द वैल्यू देयर ऑफ मतलब अगर ये 100 रुपया है तो ये कितना है? इस पे 20% ऐड कर दो. 120% कितना होता है? 20% प्लस करो या डायरेक्टली 120%. 152 लाख इंटू 120 अपॉन 100, 182.4 लाख. 182.4 लाख. इसका
जर्नल एंट्री क्या होगा इधर? अभी हम लोग कंजाइनी है, याद है कंजाइनी के बुक्स में हमने किया था एंट्रीज। कंजाइनी के बुक में सेल्स की एंट्री क्या होती है? किसी और की इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक बैंक टू कंजाइनर, तो 182.4 लाख इधर आएगा कंजाइनर के अकाउंट में बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट 182.4 मतलब 1,82,40,000, 1,82,40,000, 1,82,40,000. Did you get this calculation first? Did you understand what they are talking about? ओपनिंग स्टॉक प्लस जो कंजाइनर से आया हुआ था उसका 95% हमने बेच दिया। कितने में बेचा? 182.4, those are sales. अच्छा, also tell me, is there any closing stock of these goods? जो कंजाइनर वाले goods थे उसका कोई closing 5%. stock 5%, उसका कोई एंट्री आएगा? Do they belong to us? No. No. बस अपना काम इधर खत्म। और आगे क्या है? उस पर कमीशन लेना है अपने को। कितना कमीशन है? कमीशन इज 10% ऑफ सच सेल्स, तो सच सेल्स का 10% इज कमीशन। उसका एंट्री भी पता है अपने को क्या होता है? कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन, तो पार्टी टू कमीशन, तो इधर टू कमीशन अकाउंट कितना है? 10% ऑफ 182.4 लाख विच इज 18,40,000, सॉरी 18,24,000, 18,24,000, एक जीरो हटा दो। 18,24,000 इज द कमीशन। ये हम लोग कंजाइनी थे ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्री किया, कंजाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इन गुड्स आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिस कर दिया ऊपर। हाँ ऊपर वाला है, हाँ वो करना बाकी है अपने को। एक मिनट, तो यहाँ पर अपना कोई खर्चा हुआ है? कंजाइनी में कुछ खर्चा हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग ये क्या करेंगे? ये बस इतना ही है यहाँ पे, कमीशन हो गया, सेल हो गया, रेमिटेंस तो कुछ दिया नहीं, एडवांस। ओके, खर्चा कुछ किया नहीं है, तो जो पैसा बचेगा हम लोग क्या कर देंगे? रेमिट कर देंगे कंजाइनर को। आप इधर ही लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस कितना आ रहा है? 1,82,40,000 माइनस 18,24,000, how much? 1,641,600. 1,64,16,000, 1,64,16,000 रेमिट कर दिया। तो एक जॉब अपना खत्म हो गया। 3 जॉब्स थे, उसमें से एक जॉब इधर खत्म हो गया अपना एज अ कंजाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सब एंट्री कर दी, सेल किया, कमीशन किया, एक्सपेंस कुछ था नहीं, रेमिटेंस कर दिया। अभी 2 जगह अपने को सोचने की जरूरत है, लोकल सेल्स एंड कंजाइनमेंट सेल्स, जो हमने कंजाइन किया हुआ है। तो उस पे जाते हैं, उस पे हमने एक्सपेंस मिस हो गया ना। एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुआ है, वो भी कर लेते हैं। ऊपर फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ था हमारा ही एक्सपेंस है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो कंजाइनमेंट टू बैंक। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? कंजाइनमेंट का है कि लोकल का है? कंजाइनमेंट कंजाइनमेंट का है, बराबर है। लोकल का ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं इतना, लोकल टू लोकल बेच रहे हो। 5% ऑफ गुड्स सेंट दिया हुआ है। 5% ऑफ कितना गुड्स सेंट किया था? 40 लाख। कंजाइनमेंट टू बैंक 40 लाख का 5% इज 2 लाख। फर्स्ट लाइन पे था कंजाइनमेंट का खुद का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, वो भी कर लिया हमने। सर आपने ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका बोला? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो गुड्स कंजाइन किए हुए हैं ना 40 लाख के, उसका 5%। कंजाइनमेंट मतलब जो कंजाइनी को दिया हुआ है। हाँ, कंजाइनी को दिया वो वाला। लोकल उसका नहीं है, लोकल कॉस्ट कुछ ट्रांसपोर्टेशन हुआ ही नहीं है, तो दिया है ना स्पेसिफिकली कुछ सेंट। लोकल दिया हो तो दे शुड स्पेसिफाई। ओके, then first point done, second done, third done, fourth one also done, fifth point. Consignees sold 125% of their per unit landed cost. Consignees, what do you mean by per unit? 125% of per unit landed cost? मतलब जो कॉस्ट पे उनको गुड्स मिला उसमें सब कुछ आ गया, ओरिजिनल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। उसका क्या भाव पे बेचा? 125% पे बेचा उन्होंने।
25% प्रॉफिट लगा के बेचा। कितने बेचे? 95% ऑफ द गुड्स अवेलेबल बेच दिए वो लोग। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई कंजाइनी के पास टोटल कितने वैल्यू के गुड्स हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, कंजाइनी के पास अपने टोटल कितने वैल्यू के गुड्स हैं विथ एक्सपेंस। विथ एक्सपेंस क्यों गिनेंगे? विथ एक्सपेंस ही गिनेंगे ना। वो क्या दिया है उसने, क्या प्राइस पे बेचा उसने? 125% ऑफ पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट। पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट मतलब उधर गुड्स उसके पास पहुंचा तब तक जो भी खर्चा हो चुका था वो सब खर्चा मिला के टोटल कॉस्ट, उस कॉस्ट पे उसने 25% मार्जिन लगा के बेचा है। ठीक है, तो उसमें ओरिजिनल कॉस्ट तो आ ही जाएगा प्लस कंजाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा, उसके ऊपर मार्जिन लगा के उसने सेल किया 25%। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले तो अपने कंजाइनी के पास कितना टोटल कॉस्ट का गुड्स है वो बोल। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है कंजाइनी के पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस उसको जो सेंड किया ये साल प्लस एक्सपेंस, तो ये टोटल कितना होता है? 43 लाख होता है। 43 लाख होता है। इसमें क्या पड़ा हुआ है? गुड्स प्लस एक्सपेंस। इसी को बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट मतलब उसके पास जो भाव पे गुड्स पहुंचा उसके अंदर खर्चा वर्चा सब लेके, तो ये आपका टोटल कॉस्ट उसका गुड्स का हो गया उसके पास पहुंचाने तक। और अभी क्या दिया उसने? इन गुड्स पे 125% मतलब 25% मार्जिन लगा के बेचा। बट पूरा बेचा है क्या? पूरा नहीं बेचा है उसने। कितना बेचा है? 95% बेचा है। तो आप एक लास्ट इक्वेशन बना लो, सी प्लस पी एस पी। इधर प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स, तो योर इट इज ऑन कॉस्ट एंड दैट टू 25%। देखो उधर दिया है 125% ऑफ पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट। उसको 100 रुपए में पड़ा तो उसने 125 में बेचा है। ऐसा कंजाइनी स्पेंडिंग नील है उसका, कंजाइनी का एक्सपेंस इग्नोर करना है। 100 रुपीज में पड़ा तो 125, 125% प्रॉफिट या 125% में बेच दिया उसने। कितना बेचा? तो 95% बेचा। तो 43 लाख का 95% कितना होता है? 40,85,000। 40,85,000 के कॉस्ट के गुड्स उसने क्या प्राइस पे सेल किए? 40,85,000 इंटू 125/100 कितना आता है? 5106,250। ये आपका हुआ 51,06,250 हुआ आपका कंसाइनमेंट सेल्स। डिड यू गेट दिस? वंस अगेन, आपने उसके पास ओरिजिनल कॉस्ट कितना रखा हुआ था गुड्स? 2 लाख, 1 लाख सॉरी। कंसाइनी के पास आपने 1 लाख रखा हुआ था, फिर आपने और 40 लाख भेजा, फिर उस पर 2 लाख और खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना हो गया? 43 लाख हो गया। 43 लाख का कुछ पड़ा हुआ। अभी उसको ऐसा नहीं दिया है कि उसने 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो सब दिया है। हम लोग नॉर्मल सब में खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स लेते हैं ना, उसमें वी डोंट टेक एक्सपेंसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग द सेल प्राइस। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है सोल्ड द गुड्स एट 125% ऑफ लैंडेड कॉस्ट, पर यूनिट लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड मतलब जैसे प्लेन लैंड होता है वैसे गुड्स लैंड हुए हैं उसके पास, और जो गुड्स लैंड हुए हैं उसमें जो खर्चा हुआ है सब इंक्लूड करने के बाद, जो खर्चा हुआ है सब इंक्लूड करने के बाद उस पे 25% मार्जिन लगा के बेचा या 125% प्राइस पे बेचा उसको। डिड यू गेट इट? सो 125% ऑफ 43 लाख। 43 लाख पूरा मत लेना क्योंकि उसने पूरा सेल नहीं किया है, उसका 95% सेल किया है। 43 लाख का 95% को उसने 5106,250 में बेचा है। गॉट इट? सो 5106,250 का एंट्री क्या होगा अपने बुक्स में? अपना इनकम उसने रिसीव किया है तो कंजाइनी टू कंजाइनमेंट, कंजाइनी टू कंजाइनमेंट 5106,250 बराबर है 5106,250, करेक्ट? ऑडिट एंड करस्पॉन्डिंग एंट्री कंजाइनमेंट में आएगा बाय कंजाइनी अकाउंट, बाय कंजाइनी अकाउंट 5106,250। इसमें उसका कोई खर्चा तो है नहीं, होता तो हम लोग वो भी रिकॉर्ड कर देते। ये सेल हो गया आपका,
और कमीशन देना है, इस पे भी उसको कितना कमीशन देना है, इंटाइटल को कमीशन 10% ऑन सेल। तो ये कमीशन क्या होगा, एंट्री यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट टू कंसाइनीज अकाउंट 10% ऑफ 5106,250 which is 510625 और कंसाइनी में करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी आपकी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। हेलो साहिल, अरे थोड़ा लेक्चर में मैं देखो 5:30 5:45 फोन करता हूँ, ठीक है? ओ तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 510625, ठीक है? देन खत्म। अब क्या वैल्यू करना बाकी रह गया, तो स्टॉक्स। कितने स्टॉक वैल्यू करेंगे हम, 2 3 1? हाउ मेनी स्टॉक्स वी शुड वैल्यू? 2 स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स। विच 2 स्टॉक्स? एक तो कंसाइनमेंट स्टॉक, वो तो करना ही है, तो कंसाइन के पास पड़े अपने हैं। और दूसरा कौन सा है? लोकल स्टॉक जो हम ओन करते हैं ना, ट्रेडिंग वाला, ये वाला, ये भी अपना ही स्टॉक है। ये दोनों अपने को वैल्यू करना है। और वैल्यूएशन भी बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो, पहले कंसाइनमेंट स्टॉक कर लेते हैं वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक देख लो यहाँ पे, वर्किंग नोट 4 कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है? टोटल इसमें क्या आ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा प्लस कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसका टोटल कितना वैल्यू का गुड्स था अपने पास, जो हमने कंसाइन किया था? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था, बोलो? What was the total value of goods? 43 lakh. 43 lakh with expenses. With expenses 43 lakh था। इसमें सब कुछ आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज का कॉस्ट एंड कंसाइनर का नॉन रिकरिंग। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग होता तो वो भी ले लेते, वो नहीं है। तो 43 लाख में से 95% तो बिक गया ना, तो 5% स्टॉक में है, सिंपल। Got it? कितना आ रहा है ये? 2,15,000. 2,15,000, that's your stock. सिंपल। जितना टोटल कॉस्ट है उसका प्रोपोर्शनेट प्रीपेड पार्ट हटा दो 5%। ये कंसाइनमेंट स्टॉक हुआ। और सेम वे आप अपना लोकल स्टॉक भी ढूंढ सकते हो। लोकल स्टॉक जो हमने बैठे बैठे वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल किया, बचा उसमें से, वहां पे हमने कितने वैल्यू के गुड्स बेचे थे? देखो 12 लाख के गुड्स थे, उधर कुछ खर्चा भी नहीं था, खाली 12 लाख था ओपनिंग प्लस परचेज। 12 लाख में से हमने कितना बेचा था? आई थिंक वहां पे 90% हमने सेल कर दिया था ना, 90% हमने सेल कर दिया था ना लोकली, या सो 10% बचा होगा। तो लोकल का ओरिजिनल कॉस्ट टोटल कितना था? 12 लाख। 12 लाख में से 90% तो सेल कर लिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा? 12 लाख का 10%, सॉरी, 12 लाख का 10% विच इज 1,20,000। 1,20,000। सो दोनों स्टॉक्स मिल गए। स्टॉक्स क्या है तुम्हारा? टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इधर 5% दोनों के बच्चे हुए हैं। 2,15,000 आपका कंसाइनमेंट स्टॉक हो गया, 120 आपका लोकल स्टॉक हो गया। एंट्री कर दो उसकी। कंसाइनमेंट में क्या होगा आपका? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 2,15,000 और लोकल मतलब ट्रेडिंग में होगा अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 and that's it. You can calculate all the profits and all everything now one by one. सबसे पहला कंसाइनमेंट प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है देख लो, कैलकुलेट। 1021,250. प्रॉफिट
हाँ प्रॉफिट है। वाह, तो 2 पीएनएल में जाएगा ये कंसाइनमेंट प्रॉफिट 1021250। कंसाइनमेंट में 2 पीएनएल है ना, तो पीएनएल भी है अपने पास यहाँ पे, तो पीएनएल में क्या आएगा, बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट 1021250। फिर ये हो गया। चलो अभी कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, सॉरी दिस इज कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में हमने क्या किया है, कंसाइनमेंट सेल बताया, आपका कमीशन हो गया, उसका एक्सपेंस तो कुछ था नहीं, बाकी पैसा रिसीव कर लो बाय बैंक फाइनल रेमिटेंस 45, 95, 625. 45, 95, 625, 4595 625। सर ईशा का वो नेट चला गया है तो वो बाद में एंटर होगी अगर आएगा तो। ठीक है, कंसाइनमेंट का देखो अलग आ रहा है, दिखा लेंगे। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट देख लो, 510650 प्लस 2,15,000 माइनस 43 लाख माइनस 510625। देखो 510,625 आ रहा है। चेक करो यार बराबर से, हाँ सर 510625। पक्का हाँ सर 1021 नहीं है ना, 51 चेक कर लो यार, 510625 आ रहा है। 510625 आ रहा है। ठीक है, पीएनएल में भी चेंज कर देना करस्पॉन्डिंग एंट्री 510625। ओके, फिर कंसाइनी अकाउंट से पैसा ले लिया, कंसाइनर को पैसा दे दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, जीपी ढूंढो, स्टॉक वॉक तो कैलकुलेट कर लिया आपने, तो व्हाट्स योर जीपी, जो जीपी जीपी 2,70,000 2,70,000 2,70,000 का जीपी है, इधर बाय जीपी ब्रॉड डाउन 2,70,000, और कुछ खर्चा वर्चा तो दिया नहीं है एक्स्ट्रा। और एक चीज सर आने अलग आ बाकी रहा है। है। क्या सर आपने क्लोजिंग 547 1,20,000 लिखा है। 120 है ना, बराबर। 5,47,000 आ रहा है। ट्रेडिंग का वो टोटल है क्रेडिट साइड का। 40 plus 13 53 lakh 50 54 lakh 70 is the total, 5470,000 is the total, 5470,000 and 5470 minus 52 lakhs 2,70,000 right है ये 120 तो है क्लोजिंग स्टॉक। हेलो हाँ इसका 120 है। और 2,70,000 जीपी आया ना। अभी एक और चीज आनी बाकी है यहाँ बोलो क्या बाकी है, कंसाइनमेंट प्रॉफिट तो लिखा ना ये क्या है 510625। कमीशन हाँ कौन सा कमीशन, कंसाइन एज अ कंसाइन एज अ कंसाइनी जो हमने अर्न किया हुआ है, ये रहा, कहाँ गया, यहाँ पे है, ये रहा, कैन यू सी दिस 1,824,000 18,24,000 का अपना कमीशन है ना, तो कमीशन में आएगा ना बाय कंसाइनर एंड 2 पीएनएल, वो अपनी इनकम है, तो ये जाएगा यहाँ पे एज बाय कमीशन इनकम, कमीशन है 18,24,000 एंड फाइनली टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आ रहा है आपका, ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट होगा 26,04,625। 26,04,625। That completes your consignment भेलपुरी सम। आने का चांस बहुत कम है कि ये सम 15 मार्क के लिए पूछेंगे, इसका वेटेज ही 5 से 10 मार्क है चैप्टर।
सर वर्किंग में। क्लियर? सर नेट प्रॉफिट क्या आया? 2604,625 2604,625 मिला। समझा? सम स्ट्रक्चर वाज नॉर्मल ओनली, खाली ऑल द एंट्रीज वर टुगेदर, सब किया हुआ था, कुछ नया नहीं था, सर एक सेकंड वो पीएनएल अकाउंट दिखाओ ना। सब एक साथ था। P&L account will have just 3 entries: GP, consignment, वो प्रॉफिट वाला एंट्री, बाय कंसाइनमेंट एंड बाय कमीशन 1824,000। क्लियर? ओके, तो ये खाली पूरा पिक्चर क्लियर करने के लिए था, कैसे कैसे कौन सा स्टॉक, सब कैसे दिखते हैं, ऑल द अकाउंट्स एंड एक साथ खाली दिया है। इसमें अभी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है सपोज, तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा आउट ऑफ दिस, बताओ? अपना स्टॉक, अपना स्टॉक एंड कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट वाला स्टॉक एंड लोकल स्टॉक 120 एंड 2,15,000। ओके, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, बाकी कुछ लेना देना तो बाकी नहीं है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट एसेट इन बैलेंस शीट अगर एक्सट्रैक्ट पूछा है तो। और बैड डेट्स हुआ होता तो बैड डेट्स भी पीएनएल में दिखता अगर हम कंजाइन नहीं होते और डेल क्रेडिट मिला होता तो, ठीक है? बैड डेट्स वगैरह है तो वो दिख जाता है पीएनएल में। बस आ जाओ सम नंबर 11 पे। सम नंबर 11 is again a typical sum, just like we did sum number 14th वाला जैसे किया था ना, तो पेपर में भी आया था एक बार। 11 भी एक टिपिकल प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में काफी आता था, सीपीटी में। देखो क्या दिया 11th सम में। Mr. A of Assam sent on 18 February 2017 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 each. The expenses were 1500 met by the consignor. B spent 3000 for clearance and selling expense were 20 per DVD player. B sold on 15th March 17 600 DVD players at 160 per DVD player, and again on 20th May 17 300 players at 170 each. B is entitled to a commission of 25 per DVD player sold plus 1/4 of the amount by which gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. B send the amount due to A on 30th June। पूरा सम एकदम नॉर्मल लग रहा था एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आगे सब घूम गए। व्हाट इज दैट लास्ट पार्ट? क्या दो अलग पार्ट है? में डिवाइड करके अलग अलग कमीशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं एक ही कमीशन है, एक साथ कर सकते हैं। पहुंचते हैं उसके ऊपर। तो बेसिकली देख के पता चल गया होगा सम में एक ही चीज अलग है। व्हाट इज दैट? कमीशन। बाकी सब चिंदी है, उड़ा देते हैं उसको फटाफट। Prepare a consignment account, question 11 in the books of A of Assam. Consignment account. ओके, और ये पेक्यूलियर टाइप का ही कमीशन है, ये यही लैंग्वेज में देंगे और ऐसा ही दिखेगा ये कमीशन, इसमें कुछ फेरबदल है ही नहीं। ओके, ये खाली एक पजल टाइप का सेट करके दिया हुआ है और
प्रैक्टिकली तो कुछ काम का नहीं है। प्रैक्टिकली आपको या तो डेल क्रेडिट होगा, या तो नॉर्मल होगा, या तो ओवर राइडिंग होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीशन जो इतने सारे प्रॉब्लम हमने किए हुए हैं, तो घुमा फिरा के ऐसे भूल भुलैया वाला कमीशन प्रैक्टिकली नहीं होता है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। खाली थियरी में आपको एक पजल फॉर्म में दिया हुआ है आपको क्रैक करने के लिए। Mr. A of Assam sent 18th February 2017 and consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 each. बताओ आईपी का कुछ लफड़ा है सब में? नो आईपी लफड़ा। तो टू गुड सेंड कितना भेजा? 1000 DVD players costing 100 each, म्हणजे 1 लाख। ठीक है। Expenses of 1500 were met by the consignor, हमने पे किए हैं टू बैंक, नॉन रिकरिंग है, ये कुछ नहीं दिया है तो ये मालूम है ना, कंसाइनर का कुछ भी नहीं दिया तो नॉन रिकरिंग, कंसाइनर का कुछ भी नहीं दिया है तो रिकरिंग। तो 1500 रुपये और खर्चा हो गया। बी स्पेंड 3000 फॉर क्लियरेंस, ये कौन सा एक्सपेंस हुआ? ये नॉन रिकरिंग हुआ। क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग कितना है? 3000। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 20 पर डीवीडी प्लेयर, तो सेलिंग एक्सपेंस भी बी ने पे किया है टू बीज अकाउंट। सेलिंग एक्सपेंस कितना था? सेलिंग एक्सपेंस 20 पर डीवीडी। इट्स नॉट 20 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, इट्स 20 पर डीवीडी प्लेयर। जितने डीवीडी प्लेयर है उस पर सेलिंग एक्सपेंस तो इनकर हुआ है, फिर कुछ बिके नहीं बिके वो अलग बात है। ठीक है। 20 पर डीवीडी प्लेयर म्हणजे कितने डीवीडी प्लेयर थे? 1000। तो 1000 into 20 that comes to 20,000. 20,000 are the selling expense. Okay, so 20,000 are the selling expense. Then after that we come to the sales का भी एंट्री कर सकते हैं हम लोग। बाय बीज अकाउंट, क्या प्राइस पे उसने सेल किया? 2 टुकड़ों में सेल किया है। बी sold on 15 was 600 DVD players at 160 and 20th में 300 DVD players at 170। ये कितना होता है आपका? 1,47,000 टोटल किया दोनों का। ओके, 147,000 और बस। और नीचे कंसाइनी अकाउंट में करस्पॉन्डिंग एंट्री मार दो, क्या मिलेगा अपने को? एक तो टू कंसाइनमेंट 147, एक बाय कंसाइनमेंट 3000, बाय कंसाइनमेंट 20,000, कमीशन बाकी है तो छोड़ दो, एंड बाय बैंक रेमिटेंस। अभी आते हैं कमीशन पे। सब कुछ तो कर लिया, अभी कमीशन बाकी है, उसके बाद स्टॉक एंड प्रॉफिट। So B is entitled to a commission, वो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। B is entitled to a commission of 25 rupees per DVD player sold, plus half, 1/4, plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. He is entitled to get 25. उसको टोटल कमीशन क्या है? उसका टोटल कमीशन इज 25 per DVD player sold, वो तो है, प्लस 1/4 of what? 1/4 of the amount by which gross sale proceed less total commission thereon exceeded. Gross sale proceed less total commission मालूम ही नहीं अपना। Exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. 125 per DVD player sold से वो जितना ज्यादा है उसका 1/4 plus 25 rupees per DVD player sold. That's his total commission. ये बुलबुलैया कैसे क्रैक करेंगे? सर 125 into 900 करने का तो 112,500, और वो जो टोटल से 147, उसमें से 112,500 माइनस करने का, तो ये सब तेरा बात बराबर है, लेकिन बीच में तो एक वेरिएबल मिस कर रहा है। उधर क्या दिया है? डायरेक्टली सेल माइनस 125 नहीं है, सेल माइनस टोटल कमीशन जितना ज्यादा है वो है। अच्छा, 147 में से माइनस हो गया ना, टोटल कमीशन को x लेके सॉल्व करो। किया है किसी ने? ट्राई करो। For 1,47,000 minus 22,500 minus 125 का What is 22,500?
Commission payable है ना? into 25. So that is not total commission. Total commission is what you'll get after the equation, after solving it. तो इसको 90 Now what- करना पड़ेगा. ये वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन वाला चक्कर है ना, जैसा हाँ, बेसिकली वो टाइप में है. यहाँ पे कमीशन ढूंढना है, लेकिन 7250 अरे 7250 आया. 17250. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपको बोला जा रहा है कि टोटल कमीशन ढूंढो. तो टोटल कमीशन इज व्हाट? टोटल कमीशन इज 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड प्लस 1/4 of the amount by which gross sale price, मतलब 147,000 exceeds 147,000 लेस टोटल कमीशन. वापस टोटल कमीशन, आंसर में भी टोटल कमीशन, टोटल कमीशन ढूंढना है और आंसर कमीशन दिया हुआ है. तो यहाँ पे अपने पास दोनों जगह वो टोटल कमीशन है ना इक्वेशन का. So we need to go by that X method. It's not possible to solve it directly. देखो मैं एक बार मैं इक्वेशन फ्रेम कर लूं ना, फिर शायद आसान हो जाएगा. Let the total commission be rupees X. Let the total commission be rupees X. Okay, अभी आराम से सोचने का. Total commission is X. So X rupees. X is equal to what? 25 per DVD player sold. We know how many DVD players are sold. 25 into 900. X is this much. 25 into 900 plus what? 1/4 of plus 1/4 of 1/4 of what? By which the gross sale proceed less total commission thereon. By which the gross sale proceed less total commission. मतलब gross sale proceed are 147,000 less total commission, which was X. Exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. Exceeded मतलब ये जितना ज्यादा है उससे, तो minus 125 per DVD player sold मतलब that is 125 into 900. Did you understand? 1/4 of what? Gross sale proceed less total coming. What was gross sale proceed? 147,000. What was total commission? X. 147 minus X. ये जो amount है, ये exceed करता है. Exceed करता है मतलब ये ज्यादा है. किससे ज्यादा है? At 125 per DVD player sold. What is 125 per DVD? 125 to 900. इस amount से ये amount कितना ज्यादा है? उसका difference का 1/4 plus 25 into 900 is your total commission. So let's solve this equation. You get what? X is 24,900 आया सर. हाँ, let's check. 22,500 plus 1/4. अभी इसको ओपन कर देते हैं अंदर ब्रैकेट्स को सब. तो क्या मिलेगा आपको? 147,000 minus X minus what is 125 into 900? 112500. 112500. So what do you get? X is equal to 22,500 plus 1/4 into how much is 147 minus 112500? 32,500. 34,500 minus X. ये मिलेगा अपने को. तो X is equal to 22,500 plus what is 34,500 का 1/4? 8625. 8625 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4x. बराबर है? डिड यू गेट दैट? अभी x को ये बाजू लेके आओ. x plus 1/4x is equal to what is this? 22,500 plus 8625. 31125. 31125. So 5 by 4x is 31125. X is what? 31125 into 455, which is how much? 24,900. That's your total commission. इक्वेशन नहीं था मेन सॉल्व करना, तो इट्स इजी. इक्वेशन फ्रेम करना वाज इंपॉर्टेंट कि व्हाट वाज दैट टोटल कमीशन x. x was equal to 25 into 900, the amount which you get at the rate of 25 per DVD, plus 1/4 of what? Total sale minus total commission. What is total sale? 147,000. What is total commission? X. This amount, इसका भी 1/4 नहीं. 1/4 of what? This amount exceeded the other amount by जो amount, उसका 1/4.
एक्सीडेड व्हाट 125 into 900. ये टोटल अमाउंट आपका 125 into 900 से जितना ज्यादा है उसका 1/4. लेक्चर में क्रिश फोन करता हूँ. सो 125 into 900 से ये वाला अमाउंट जितना ज्यादा है सेल्स माइनस टोटल कमीशन उसका 1/4 प्लस 25 into 900 दैट्स योर कमीशन. बस अभी रिकॉर्ड करो. बोलो. इसमें कुछ है ही नहीं, वो कुछ लॉजिक जैसा कुछ नहीं है. उसने एक फ्रेम करके दिया है, ये आपका इक्वेशन है, इतना कमीशन है, ऐसा. ठीक है. बोलो. समझा ये इक्वेशन? समझा? अभी वापस रीड करो, वापस खुद को समझना चाहिए वो इक्वेशन, खुद को आना चाहिए फ्रेम करने के लिए. Total commission is equal to 25 plus DVD player sold plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at 125 per DVD player sold. और ऐसा ये एक ही है सर्कुलर इक्वेशन. ये एक ही है, मैंने एक ही डाला है क्योंकि वो सेम ही इक्वेशन आता है. उसमें खाली वो लोग क्या चेंज करेगा, वो 25 पर DVD प्लेयर का 35 पर DVD प्लेयर, 1/4 का कर देगा हाफ, टोटल सेल्स का कर दे, टोटल सेल तो वही रखेगा, एक्सीडेड 125 पर DVD प्लेयर का 120, खाली इंडिविजुअल प्राइसेस एंड ऑल विल चेंज. वो स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन सेम सेम सेम. सीपीटी का जितना एमसीक्यू उठा के देखोगे ना, सेम पूछा है सब. वो आने का इतना कुछ है नहीं, खाली एक वैरायटी दिखाने के लिए डाला हुआ है. ये सम फिर अभी जो पिछला सम किया ऑल चांसेस आर नेग्लिजिबल, कुछ है नहीं उसका. पहले था ना सीपीटी में, इसके लिए किया, अभी निकाल लिया. नॉर्मली इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही आता. हाँ, और एंट्रीज भी आपको क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर या कंसाइनी का रहेगा तो चिपका के दे देगा साथ में. कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों का करना है ऐसा बोलेगा, खाली कंसाइनी का नॉट पॉसिबल. कंसाइनी होगा तो खाली अकाउंट ना, कंसाइनर का कंसाइनर अकाउंट यस, और बैड डेट और कमीशन है तो, नहीं तो खाली कंसाइनर अकाउंट. करो. ये कितना आ रहा है? स्टॉक ढूंढ लो अभी. स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक. What will be your stock? How will you value the stock? $100 DVD players थे आपके पास. कंसाइनमेंट स्टॉक 1000 नहीं मतलब स्टॉक में ऐसा. ओरिजिनल कॉस्ट 1000 थे, उसमें से 900 सेल हो गए ना. 100 DVD प्लेयर का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 100 रुपया पर यूनिट दिया हुआ है. 10,000 इधर ही मिल गया, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनी का तो कुछ हुआ, हाँ कंसाइनी का भी है नॉन रिकरिंग इस पे, या कंसाइनी का भी है. तो इधर 1500 रुपया टोटल पे हुआ है, 1000 पे, तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा 150. एंड कंसाइनी का भी नॉन रिकरिंग है ये सम में, तो ऐड नॉन recurring expense of कंसाइनी. कंसाइनी ने कितना खर्चा किया इन पे? 3000 क्लियरेंस चार्जेस ऑन 1000 यूनिट्स. लॉस वॉस तो कुछ नहीं था, पूरे 1000 पहुंच गए थे उसके पास. तो 300 रुपीज ये हो गया. तो आपका स्टॉक वैल्यू होना चाहिए 10,450. 10,450 should be your consignment stock. You get it? 10,450 is your consignment stock. So buy consignment stock 10,450 profit 8050 30 805. 8050 और remittance 99,100. 99,100. That about it. Only thing Expenses was का एक एंट्री भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, क्लब कर सकते हो. यस
You can club. Okay, so last problem now. Sum number 10 एक ही बाकी है, I think. और कोई बाकी है शीट में? 19 भी बाकी है. 19 हो गया है शायद. 19 हो गया है. 19 हो गया. 10th वाला बाकी है. 19 हो गया ना पक्का? हाँ हो गया. हाँ. 10th वाला ले लो. चलो 10th सम पे आ जाओ. 10th सम भी एक्चुअली एकदम सिंपल सा सम है, लेकिन उसमें अभी उधर थोड़ा क्या बोलते हैं, जानबूझ के थोड़ा नॉन फालतू सा आइटम का एक्स्ट्रा एंट्री डाला हुआ है, ऐसा बोल सकते हो. ओके, जो जरूरत भी नहीं है. आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इट इज मॉड्यूल का सम. ओके, थोड़ा एक फालतू सा एंट्री डाला हुआ है. बैंक चार्जेस. हाँ, बैंक चार्जेस. Question 10. See question 10. A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 16. Okay. 1 लाख का गुड सेंड कर दिया. He incurred the expenditure of 12,000 in freight and insurance. Consignor का एक्सपेंस है. A's accounting year closes on 31st December. B was entitled to a commission of 5% on the gross sales plus a del credit commission of 3%. टोटल कमीशन कितना है? 8%. वो पूरा का पूरा 8% किस पे होगा? ग्रॉस सेल्स. ग्रॉस सेल्स पे होगा. बराबर है. Then B took the delivery of the consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned. B took the delivery of consignment by incurring expense of 3,000 on goods consigned. So what are these expenses? These are non-recurring. Delivery लेते वक्त ही हुए हैं, obviously non-recurring है. Then B informed on phone that he sold all the goods for 1,50,000, incurring selling expense of 2,000. What are these 1,50,000? These are total sales and selling expense of 2,000. What type of expense? Non-recurring. Sorry, recurring. Sorry. Per वाला non-recurring था, delivery वाला. He further informed that only 1,000 had been realized and the rest was considered irrecoverable. In this case, there is bad debt of how much? 2,000. But who will bear those bad debts? Consignee, because there is no del credere, because there is del credere commission. Because there is del credere commission, तो consignor के बुक में कोई entry नहीं आएगा. And he further informed that and would be sending the check in a day or two for the amount due along with the account sale. तो उसने ये अकाउंट सेल के साथ चेक भेजा है कि भेजना बाकी है, ऐसा बोला है. भेजना बाकी है. He will send it in a day or two. अकाउंट सेल आया आपको 31 दिसंबर, जो ईयर एंडिंग है, लेकिन उस दिन उसने पैसे दिए नहीं है और देना बाकी है, पेंडिंग रख रहा है. फिर on 5th of January 2017, A received the check for the amount due from B and incurred bank charges of 260 for collecting the check. ये बैंक चार्जेस बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस होता है, ठीक है, फॉर कलेक्शन ऑफ चेक. ये उसने इनकर किए हुए हैं. किसने इनकर किए हुए हैं? ए ने. वैसे ये बैंक चार्जेस पीएनएल में ही चले जाते हैं नॉर्मली, आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखते ये चार्जेस. ओके, जस्ट लाइक द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. याद है हमने एक सम में किया था, बिल डिस्काउंट करवाया था, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर. डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे आपके पीएनएल में चले गए थे, वैसे बैंक चार्जेस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ पीएनएल और अ पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट. यहाँ पे क्या दिया? A received the check for the amount due, bank charges 260 for collecting the check. Amount was credited by the bank on 9th of January. Write up, अभी यहाँ पे वो लोग ने वो कैच डाला हुआ है. क्या दिया देखो? Write up consignment account, finding out the amount of profit or loss on consignment, B's account, provision for expense account and bank account in the books of consignor, recording the transaction up to the receipt and collection. कंसाइनमेंट कंसाइनी तो पूछा ही है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस पूछा है. अब ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का मतलब क्या? कौन से एक्सपेंस का प्रोविजन करना है आपको? ये बैंक चार्जेस का प्रोविजन करना. मतलब अब ईयर एंड पे एक प्रोविजन बता के रखो, क्योंकि ईयर एंड पे अभी तक चेक आया नहीं है ना. चेक आया 5th जनवरी को. तो ईयर एंडिंग पे जब कंसाइनमेंट बंद करते हो, ट्रेडिंग वेडिंग में डालते हो, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ईयर एंडिंग पे प्रॉफिट लॉस में, पीएनएल में
ट्रांसफर करते हो, तब ईयर एंडिंग पे आप एक प्रोविजन बना के रखो इन कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर दोस चार्जेस। प्रोविजन मतलब होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और फिर जब नेक्स्ट ईयर बैंक चार्जेस इनकर होंगे तब डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाएंगे, प्रोविजन से कम होके फिर पीएनएल में जाएंगे। जैसे आरडीडी क्रिएट करते हो, स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हो, वैसे ये प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस, ऐसे कोई क्रिएट पहले तो करता नहीं है। इतना चुन्नू मुन्नू छोटा सा एक्सपेंस का कोई जिंदगी में प्रोविजन क्रिएट नहीं होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर हुआ भी तो जनरल पीएनएल में जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंसाइनमेंट स्पेसिफाई करके दिया है एंड इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो थोड़ा फॉलो करो। ओके, एक्चुअली इट इज रॉन्ग फंडामेंटली, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस। सो थोड़ा देख भाग के करना पड़ेगा अपने को। ओके, सो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बोला है, इसके लिए आपको बैंक चार्जेस का प्रोविजन का एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ काम का है नहीं। समझो, बना लो कंसाइनमेंट अकाउंट, बाकी सब चीजें तो नॉर्मल ही है। क्वेश्चन 10, see question 10, consignment account in the books of A of Agra। पहले पूरा नॉर्मल सम कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको लास्ट बैंक चार्जेस वगैरह का बता देता हूँ क्या सीन है। ये अगर बोला नहीं होता ना प्रोविजन का लफड़ा, बड़ा इग्नोर्ड ऑल दी बैंक चार्जेस, कुछ आता ही नहीं है उसका। तो पूरा नॉर्मल कंसाइनमेंट, नॉर्मल कंसाइनी, रेमिटेंस, बैलेंस दिखा के बंद कर देने का। वो लोग ने वो भी बोला है कि बैलेंस दिखा के बंद मत करो, नेक्स्ट ईयर रिसीव भी करो पैसा, वहां तक बताओ एंट्रीज टिल द रिसीट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। तो अपने को थोड़ा एक स्टेप आगे भी जाना पड़ेगा, इधर बैलेंस बता के। आई विल शो यू, दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट, बी ऑफ मुंबई है वो। ओके, एंड पहले कंसाइनमेंट पूरा नॉर्मल खत्म करो, फिर बैंक चार्जेस का लास्ट में आई टेल यू। आईपी का कुछ इश्यू नहीं है, तो पहला तो 2 goods sent on consignment, that should be 1 lakh। फिर he incurred 12,000 on freight and insurance, that should be 2 bank, freight and insurance। A is accounting your closing on 31st December, B is entitled to a commission, B took the delivery and spent। तो B ने spend किया है तो to B's account 3,000 delivery expense। Then B informed that he had sold all the goods he has sold। इसमें भी देखो, he has sold all the goods, मतलब is there any closing stock in this case? नहीं, closing stock भी नहीं है। all the goods are sold, तो by B account इतना है इसका 1.5 लाख रुपया। डेल क्रेडिट दिया है ना, तो हम लोग को कुछ बैड डेट का लफड़ा नहीं है, पूरा 1.5 लाख का 1.5 लाख वसूलेंगे। डेबिट में कोई बैड डेट्स की एंट्री नहीं करनी है। दीज आर सेल्स एंड वो 148 रिकवर ना करना वो उसका प्रॉब्लम है। ए रिसीव्ड द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर बैंक चार्जेस, वो 5 जनवरी को आया है। अपना अकाउंट सब ईयर एंडिंग पे बंद करना है, कंसाइनमेंट वाला, सॉरी, ट्रेडिंग में पीएनएल में डाल के। सो वी नीड टू शट डाउन द अकाउंट ओवर ईयर। वो एक और चीज रिकॉर्ड करनी बाकी है, उसकी कमीशन बाकी है। तो टू बीज अकाउंट कमीशन, बीज अकाउंट कमीशन, कितना कमीशन है? 8% है ना, आई थिंक 8% ऑफ 1,50,000। 2,000 भी करना है ना सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया क्या? अच्छा, हाँ, ये भी कर लो, वो भी कर लो। 12,000 आ रहा है, और टू बीज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 2,000। कमीशन भी कर लिया 12,000, 5 + 3 8% ऑन टोटल सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस हो गया, डिलीवरी, ओके, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। भी नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सम बंद करके प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेते थे, बराबर है। बट
यहाँ पे बोला हुआ है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। बताओ प्रोविजन मतलब कौन सा प्रोविजन? एक ही एक्सपेंस का प्रोविजन बचा है अपने पास। व्हाट इज दैट? बैंक चार्ज। वो नेक्स्ट ईयर इनकर होने वाला है, लेकिन दिखाओ, अभी दिखा दो, एडवांस में दिखाओ। तो दिखा दो प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। ये एंट्री समझा? प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस लाइक आरडीडी, पीएनएल टू आरडीडी करते हो ना, अभी लॉस दिखा के प्रोविजन क्रिएट करके रख दो। फिर नेक्स्ट जब बैंक चार्जेस इनकर होगा, जैसे बैड डेट्स इनकर होता है तो पीएनएल में नहीं जाता है ना, पहले आरडीडी से राइट ऑफ होता है, फिर डिफरेंस पीएनएल में जाता है। वैसे यहाँ पे बैंक चार्जेस डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाएगा, प्रोविजन से राइट ऑफ होगा फिर पीएनएल। प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस कितना है? 260। अभी ये इनकर भी बाद में हुआ है, लेकिन हम लोग अंतर्यामी, अपने को मालूम है इतना ही होगा, तो हम लोग इतने का ही प्रोविजन रखेंगे, 260 रुपीज का। ठीक है। Actually, ideally, provisions are estimated liabilities. So they are considered as a percentage of asset. Debtor का 2% RDD करो, okay? Stock का 10% लोडिंग करो, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है इधर। लेकिन अपने पास कोई रास्ता नहीं है, परसेंटेज नहीं है, तो पूरा का पूरा 260 का प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस दिखा देने का। These are provision for expense, and that's it. Now you can calculate your profit or loss. कितना आ रहा है? How much is your profit or loss? बोलो। 2740. 20,740 rupees is your profit on consignment. होगा सत्संग। हाँ, अभी छोटा सा पार्ट जो अलग है ना वो बता रहा हूँ मैं। ईयर एंडिंग इधर खत्म हो गया अपना, कंसाइनमेंट खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया, कंसाइन नहीं अकाउंट देख लो, ये सेल हो गया, एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, ओके। और रेमिटेंस, ईयर एंड पे क्या उसने रेमिट किया है? हैज ही रेमिटेड ऑन ईयर एंड? नो। सो यू कीप इट एज व्हाट? बाय बैलेंस सीडी। कंसाइनमेंट आपका ईयर एंड पे बंद हो जाएगा, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा यहाँ पे देखो? 1,33,000। 1,33,000। 1,33,000 लेना बाकी है, ठीक है। 1,33,000 लेना सर बाकी इसमें अज्यूम नहीं करना है कि मिल गया है। नहीं कर सकते ना, क्योंकि दिया है वहां पे 5 जनवरी को चेक आया, 9 जनवरी को क्लियर हुआ, दिख रहा है। हाँ हाँ। नॉर्मली अपना सम इधर ही खत्म होता है, ऑल अवर सम्स एंड ऑन योर एंडिंग नॉर्मली, एंड कुछ इन्फो नहीं रहता तो वी अज्यूम दैट रेमिटेंस अमाउंट इज रेमिटेड, बराबर है। ट्रेडिंग में चला है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग में जाता है, प्रॉफिट पीएनएल में जाता है, नॉर्मली भी शट इट डाउन, पैसा वैसा लेके खत्म कर देते हैं। बट यहाँ पर ईयर एंडिंग के बाद 5-6 दिन के बाद पैसा आ रहा है, स्पेसिफाई करके दिया, तो यहाँ पे बैलेंस दिखाओ, और 2 अकाउंट्स भी पूछे हैं, वो 2 अकाउंट से आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या हो रहा है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस पूछा है और बैंक अकाउंट भी पूछा है। मैं इधर बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, वो प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस जो ऊपर लिखा है वही लिखो, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब ये प्रोविजन फॉर चार्जेस में क्या एंट्री दिखेगा? देखो, आपने ये प्रोविजन क्रिएट किया ना यहाँ पे कंसाइनमेंट में ईयर एंडिंग पे, तो क्या एंट्री मारा है? कंसाइनमेंट टू प्रोविजन, राइट। प्रोविजन में क्या दिखेगा? बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट, या आरडीडी के जैसा क्रेडिट बैलेंस बन के लायबिलिटी बन के पड़ा हुआ है 260 का। मैं इधर डेट लिख रहा हूँ 31/12, ये 31/12 को ये सीन होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि ईयर खत्म हो गया है, 260 ये बंद हो गया, और इधर 1/1 को ये ओपन होगा, 1/1/17 को, 1/1/17 को ये हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 260, ओके। अभी ये बैंक अकाउंट का क्या सीन है? देखो, बैंक अकाउंट का कोई एंट्री है आपका प्रीवियस कंसाइनमेंट के वक्त, प्रीवियस ईयर में? हाँ 12,000। 12,000 रुपीज का है, दिख रहा है आपको। तो बैंक अकाउंट में क्या दिखेगा? कंसाइनमेंट में 2 बैंक है, तो बैंक में बाय कंसाइनमेंट 12,000, ओके, बाय कंसाइनमेंट 12,000। और अपने को
है कितना था बैलेंस वगैरह, वी डोंट नो। सो इसमें आप ओडी वोडी करके पकड़ मत लेना। यहाँ पे बैंक में, बैंक को आप ऐसे ही बंद कर दो, ये प्रीवियस ईयर का एंट्री है। ओपनिंग बैलेंस भी मत दिखाओ बैंक का, क्योंकि बैंक इज अ सार्वजनिक अकाउंट, उसमें और भी सब एंट्रीज होंगे, खाली कंसाइनमेंट के नहीं होंगे ना। तो बैंक में खाली एक एंट्री मार के छोड़ दो, ये एक्सट्रैक्ट के जैसा है, बैंक का एक्सट्रैक्ट है, दिस इज लाइक बैंक का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक एंट्री मारा, छोड़ दिया, बैलेंस बैलेंस कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये साल में क्या एंट्री होगी, नेक्स्ट ईयर 2017 में, 2017 में क्या एंट्री, बैंक पहले तो चेक आएगा ना पेंडिंग, कितने का चेक आना बाकी था, उससे 133,000 का बाकी था। तो पूरा चेक आया 133 का, लेकिन उस 133 में आपको हाथ में मिलेगा 133 नहीं। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। तो कंजाइनी से आया 133,000, बैंक में कितना मिला 132,740, 260 रुपया चार्जेस हो गया। अब इसको कैसे पोस्ट करोगे आप, बैंक चार्जेस टू कंजाइनी, तो कंजाइनी में बाय बैंक एंड बाय चार्जेस, कंजाइनी में बाय बैंक एंड बाय, और लेट अस पास टू सेपरेट एंट्रीज ओनली, एक सेकंड, टू सेपरेट एंट्रीज ओनली यू डू। ये कंबाइंड एंट्री था, इसका स्प्लिट एंट्री ऐसे होगा 1,33,000 और बैंक चार्जेस टू बैंक 260, ऐसा। दीज आर द टू स्प्लिट एंट्रीज। बैंक टू कंजाइनी चेक मिला 133 का, जब डाला बैंक में उसने चार्जेस काट लिया आपके अकाउंट में से 260, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, जो आपके कटते हैं ना पासबुक में हर 6 महीने, बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस बोलो, इंटरनेट चार्जेस बोलो, वो चार्जेस। तो अभी इसको पोस्ट कैसे करेंगे हम, बैंक टू कंजाइनी, तो कंजाइनी में बैंक आ जाएगा, कंजाइनी का अकाउंट में नहीं बता रहा हूं, कंजाइनी का अकाउंट देखो, ये बाय बैलेंस सीडी है ना, ये टू बैलेंस बीडी बनेगा, और इधर बाय बैंक, खत्म हो गया कंजाइनी। तो वांट यू कैन शो दैट आल्सो एज एन एक्सटेंशन, नीचे चाहिए तो दिखा दो, कंजाइनी का अकाउंट में भी इधर एक स्टेप आगे दिखा दो आप लोग। देखो कंजाइनी के अकाउंट में ना एक लाइन, इधर बाय बैलेंस सीडी का टू बैलेंस बीडी 133,000 एंड बाय बैंक, ये 133,000 मिल गया, बाय बैंक 1,33,000 मिल गया। अभी बैंक में क्या दिखेगा आपको, बैंक टू कंजाइनी है, तो बैंक में टू कंजाइनी, ये 5 तारीख को मिला है आपको चेक 5/1, बैंक टू कंजाइनी कितने का चेक मिला है 133,000, और चार्जेस इनकर हुआ है, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, तो हाउ विल यू पोस्ट इट, बैंक में आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस। ओके, तो सीधा बैंक के डेबिट साइड पे 13 जो भी है दिख सकते हैं। नहीं, बैंक चार्जेस एज एन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा ना आपको, और बैंक चार्जेस आर नॉट नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए मैंने वो स्प्लिट एंट्री बताया आपको। बैंक चार्जेस आर कैश एक्सपेंस, so bank to consignee and bank charges to bank, you actually pay them, the bank deducts it from your account after crediting the check. Got it? तो कंबाइंड एंट्री करनी है तो वो जर्नल में कर सकते हो, बट स्प्लिट एंट्री विल बी बैंक टू कंसाइनी एंड बैंक चार्जेस टू बैंक। डिस्काउंट अलाउड जैसा नहीं है वो, डिस्काउंट अलाउड का होता है डिस्काउंट अलाउड टू बीआर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, बैंक चार्जेस आर कैश एक्सपेंस, एक्चुअली दे गेट डिडक्टेड, मनी गोज आउट। तो बैंक चार्जेस भर दे फिर भी वो प्रोविजन ओपन क्यों रहेगा? हाँ बता रहा हूँ ना, अभी राइट ऑफ करना है ना उसको, पीएनएल में नहीं डालेंगे, प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट में बता देता हूँ, देख लो। तो ये बैंक चार्जेस कट गए अपने, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बैंक में बाय चार्जेस 260 रुपीज, ये समझ में आया। वापस इधर बैलेंस वैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कितना पैसा था कितना कटा। ओके, खाली पोस्टिंग करके छोड़ दो इसको। अच्छा मुझे खाली डेट बताओ, ये 5th को चेक आया, बैंक चार्जेस कब कटेगा, चेक क्लियर कभी हुआ है? 9 ये डेट आपकी 9th हो जाएगी, दिस विल बी 9/1,
ओके नहीं लिखा डेट तो चलेगा लेजर में, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 5th को चेक आया था, चार्जेस अगर कट रहा है तो 9th को कटेगा। देन जो बैंक चार्जेस हैं, अभी बैंक चार्जेस अकाउंट भी देख लो आप, बैंक चार्जेस अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये बैंक चार्जेस है, पूछा नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बैंक चार्जेस में क्या होगा, इधर 2 बैंक अकाउंट होगा 260 रुपीज, बैंक चार्जेस में होगा 2 बैंक 260, और ये नॉर्मली आपका ईयर एंड पे पीएनएल में जाता है ना, ईयर एंड खत्म हुआ तभी। यहाँ पे आपके पास प्रोविजन है तो आप इसको पीएनएल से राइट ऑफ मत करो, इमीडिएटली प्रोविजन से राइट ऑफ करो। तो बाय प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस 260, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री आपका प्रोविजन अकाउंट में, कहाँ गया प्रोविजन, ये रहा प्रोविजन में आ जाएगा 2 बैंक चार्जेस 260। ये प्रोविजन आपका नलिफाई हो गया जो आपने क्रिएट किया था। इन शॉर्ट जो एक्सपेंस 260 रुपए का आप लास्ट डे पे पे करने वाले थे उसको आपने प्रोविजन बनाया, और फिर तो नॉर्मल एंट्री पास की एक्सपेंस की, और पीएनएल में न डाल के प्रोविजन से राइट ऑफ किया। नाउ विल दिस बैंक चार्जेस गो टू पीएनएल? नो, बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोविजन इन द प्रीवियस ईयर, कंसाइनमेंट प्रॉफिट कम हो चुका है, ऑलरेडी वो लॉस रिकॉर्ड हो चुका है, आपको वापस बैंक चार्जेस को पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं है, वाया प्रोविजन आपने राइट ऑफ। तो ये एडिशनल थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा सामने। प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस अकाउंट में 2 ही एंट्रीज आएगा, ऊपर वाला कंसाइनमेंट और बैलेंस, वो तो लास्ट ईयर का था, करंट ईयर में बैलेंस आया 260 रुपया, बैंक चार्जेस में राइट ऑफ हो। बैंक में भी 2 ही आएंगी, कंसाइनी से चेक आया, बैंक चार्जेस इनकर हुआ, एंड बैंक चार्जेस में भी 2 ही एंट्री, दैट इज 2 बैंक एंड बाय प्रोविजन। These are your accounts. ओके, खाली एक बार गो थ्रू कर लेने का बाय चांस। या सॉरी, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे हम लोग वो एक ही अकाउंट में सब कुछ कर देते हैं, एसेट को अफेक्ट मिक्स अप विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट अ एक्चुअल प्रोविजन, वो खाली इंफॉर्मेशन के लिए दिखा है उसमें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यू कैन रिलेट इट टू आरडीडी। आरडीडी कैसे बनाते थे हम लोग, पीएनएल टू आरडीडी। आरडीडी इज लाइक अ लायबिलिटी, उधर